डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के विभिन्न क्षेत्र। जैसा कि आपको आज के हेडिंग से पता चल रहा है कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम जिसमें हमने डिस्कस किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये है हमारा सेकंड पार्ट। सीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सीडीपी। लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट जो होता है वो फिजिकल होता है, डेवलपमेंट कॉग्निटिव होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है और इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। डेवलपमेंट जो है एक और तरीके का होता है, वो होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट क्या बताता है? इट रेफर्स टू द फिजिकल चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमंस थ्रू आउट द लाइफ। मतलब एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं पूरे जीवन काल में, उसको हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब होता है एबिलिटी टू रीजन, थिंक, परसीव एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब किसी व्यक्ति में प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचने की और उसको समझने की जो शक्ति आती है धीरे धीरे, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि तर्क करना, सोचने और समझने की शक्ति आना, समस्या को हल करने की क्षमता, इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। किसी भी बच्चे में ये सारी ही चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती हैं। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट तब होता है जो कि हमारे सोशल स्किल्स को डेवलप करता है, हमारी वैल्यूज़ को डेवलप करता है थ्रू आउट आवर लाइफ स्पैन। देखिए, हम क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वो समाज में रहते रहते बहुत सी चीज़ों को सीखता है कि उसे समाज में कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, किससे बोलना है, कितना बोलना है, क्या मॉरल वैल्यूज़ उसको कहाँ पे यूज़ करनी है, क्या आगे अपनी जनरेशन्स को देनी है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। एक लास्ट हमारा है यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज one's own emotions as well as those of others। इमोशनल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये उसके बारे में कह रहा है कि जब मनुष्य अपने साथ साथ दूसरों की भावनाओं को भी नियंत्रित करने का मतलब है यहाँ से भावनाओं को समझने लगता है, उसके इमोशंस, दूसरे के इमोशंस को भी वैल्यू देने लगता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब अपने इमोशंस के साथ साथ दूसरे के इमोशंस की भी परवाह करने लगता है, उसको इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। फिर एक हमारा नेक्स्ट आता है, वो है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, परसीव एंड यूज़ लैंग्वेज। कि आपको लैंग्वेज समझनी आनी चाहिए, आपको लैंग्वेज को कहाँ पे कैसे यूज़ करना है ये समझ में आना चाहिए, उसको देखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, उसको हम कहते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इन ऑल हम कहते हैं कि हमारे 5 डेवलपमेंट के डोमेन्स होते हैं: फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिबेट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर 2 वाद विवाद आए। पहला आया नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर और नर्चर के ऊपर बात जो आई वो ये आई कि भाई नेचर और नर्चर ये 2 अलग अलग टर्म है, लेकिन ऑफन इसमें कंफ्यूजन रहता है लोगों को। नेचर क्या है? नेचर स्टैंड्स फॉर व्हाट कम्स टू चिल्ड्रन थ्रू जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस एंड हेरिडिटी। नेचर वो होता है जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आता है, यानी कि ये एक जेनेटिक गुण है। ठीक है, वो हेरिडिटी है आपकी कि वो आपके अंदर आया है। जैसे किसी के मम्मी पापा बड़े शांत स्वभाव के हैं, शांत नेचर है उनका, तो उनका बच्चा आपको अग्रेसिव या वायलेंट नहीं मिलेगा, वो आपको शांत स्वभाव, वो उसके नेचर में, उसके ब्लड में ही आया है कि उसको कूल एंड काम रहना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट नर्चर। तो नर्चर मीन्स होता है कि आप बच्चे को माहौल क्या दे रहे हो, बच्चा पैदा होने के बाद उसको क्या इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसको हम कहते हैं नर्चर। वो किस इन्वायरमेंट में पढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, उसके घर वाले कैसे बात करते हैं, वो अपने मोहल्ले में निकलता है तो बच्चे कैसे बात करते हैं, वो स्कूल जा रहा है तो वहाँ उसको क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है। और जब हम नर्चर की बात करते हैं, पोषण की बात करते हैं, तो इट इज़ मेनली कंसर्न विद द फैमिली एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पोषण शब्द का अर्थ बाल विकास पर पर्यावरण के प्रभाव से है, अर्थात वे सभी संदर्भ कारक
जो हम पर प्रभाव डालते हैं और जिसमें प्रारंभिक बचपन की धारणाएं हमारे सामाजिक रिश्ते और समाज के आसपास, हमारे आसपास ही शामिल लोग जो होते हैं वही हमारा पोषण करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं नर्चर। अगला पॉइंट आता है हमारा इसमें कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। ये क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले आपके सामने दो पिक्चर्स दी हुई है। ठीक है, इन दोनों पिक्चर्स में आपको ये दिख रहा है कि ये बच्ची भी क्या कर रही है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट कर रही है और ये बच्ची भी कंटिन्यूस डेवलपमेंट कर रही है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये स्टेप बाय स्टेप चल रही है। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट तो इसका भी कंटिन्यू है। अगर आप इसको देखेंगे तो स्टेयर्स तो ये भी सीधी लेके सीधा ऊपर ही जा रही है ऐसे। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रही है, ये स्टेप बाय स्टेप चल रही है। तो ये जो एक ब्लॉक इसने पड़ाव पार कर लिया, ये हो गया इसका डिसकंटिन्यूटी का सिद्धांत। फिर इसने यहाँ से यहाँ पे किया, ये डिसकंटिन्यू हुई, लेकिन डिसकंटिन्यू के साथ ये कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करें तो ये आपको दिखेगा, यहाँ पे ये इन्फेंसी है। ठीक है, इन्फेंसी में यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट है इन्फेंसी से अडल्टहुड तक। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, इन्फेंसी है, डिसकंटिन्यूस डेवलपमेंट है अडल्टहुड तक। तो बच्चा डायरेक्ट इन्फेंसी से अडल्टहुड तक एक ही बार में नहीं पहुँच जाता है, अलग अलग पड़ाव पार करके पहुंचता है। तो द कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस इशू एड्रेसेस हाउ डेवलपमेंटल इवेंट्स मैनिफेस्ट अ स्मूथ प्रोग्रेशन अक्रॉस द लाइफ स्टेजेस। ठीक है, और अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट स्टेजेस, मतलब या तो आप ये कहिए कि अलग अलग स्टेजेस को पार कर रहा है। जैसे हम ये कहते हैं कि इन्फेंसी के बाद उसको चाइल्डहुड पार करना है। ठीक है, चाइल्डहुड के बाद भी उसको पहले क्या है, अर्ली चाइल्डहुड है, फिर लेटर चाइल्डहुड है, ये दोनों पार करने हैं। उसके बाद वो कहाँ आएगा, एडोलेसेंस में पहुंचेगा। तो पहला ये जो पड़ाव है ये इन्फेंसी का हो गया, फिर ये अर्ली चाइल्डहुड, फिर ये लेटर चाइल्डहुड और फिर वो आया इन्फेंसी। मतलब कुल मिला के इन्फेंसी से अडल्टहुड तक वो पहुंच गया बच्चा, बट ब्रेक ले लेके अलग अलग अवस्थाओं को पार करके। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी में क्या कह रहे हैं ये, discontinuity in the developmental process refers to new ways of understanding the world that emerges during the process of development। अब देखिए बच्चा अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरीके की चीज़ें सीखता है, अलग अलग वातावरण में, मतलब नई नई चीज़ें सीख रहा है। जैसे इन्फेंसी वो पीरियड होता है जहाँ हम ये कहते हैं कि इस टाइम पे क्या कहते हैं हम कि रेट ऑफ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा रैपिड होता है। ठीक है, और इस समय क्या होता है, ये पीरियड जो होता है ये कैरेक्टराइज होता है बाय वन ऑफ द ट्रिमेंडस स्टेजेस ऑफ द मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट मतलब हाथ पैर सब बॉडी पार्ट्स हिलने डुलने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। द चाइल्ड बिगिंस टू गेन स्पेसिफिक मसल कंट्रोल सो एज टू इनेबल हिम टू डू सम वॉलेंटरी मूवमेंट्स, मतलब अपनी मर्जी से वो हाथ पैर फेंकना शुरू करता है। ठीक है, यहाँ के बाद अर्ली चाइल्डहुड आती है जिसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, फिर लेटर चाइल्डहुड आती है जिसमें हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, और बाद में आता है एडोलेसेंस जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं। दिस डिसकंटिन्यूटी अप्रोच गिव्स राइज टू स्टेज थ्योरीज। अब यहीं से क्या आती है, डिफरेंट स्टेजेस की थ्योरीज आती हैं। आगे आते हैं हमारे कुछ फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। व्हाट आर दोज फैक्टर्स, वी हैव टू काइंड ऑफ फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो ये होते हैं हमारे हेरिडिटी फैक्टर्स, बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स और इमोशनल फैक्टर्स। ये तो सारे हो गए हमारे इंटरनल फैक्टर्स जो हमारे किसी भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं, अब एनवायरनमेंट इन द वोम ऑफ मदर एंड एनवायरनमेंट अवेलेबल आफ्टर द बर्थ। अब बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होंगे, बच्चा है ये माँ के वोम के अंदर है, अब माँ के वोम के अंदर उसे क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, ये सिंगल चाइल्ड है या डबल चाइल्ड है या मल्टीपल चिल्ड्रन है, क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन जो माँ खाना खा रही है, जो भी फूड माँ को मिल रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, और क्वांटिटी कितनी है, डिलीवरी नॉर्मल है या अबनॉर्मल है, कहीं कोई बच्चे को
मतलब कहीं कोई माँ को चोट तो नहीं लगी जिसकी वजह से बच्चे को यहाँ पे चोट महसूस हुई हो, यूट्रस में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम फेस हो रही हो। तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स और भी आते हैं। कौन से हैं वो? जो कि हम जन्म के बाद की बात कर रहे हैं, जैसे एक्सीडेंट हुआ हो या कोई इंसिडेंट हुआ हो, ठीक। क्वालिटी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, मेडिकल केयर कैसी मिली है आपको, नरिशमेंट कैसा मिला है आपको, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि दुर्घटनाएं तो नहीं हुई कोई, भौतिक पर्यावरण कैसा रहा, चिकित्सक देखभाल आपको कैसी मिली, और आपको जो है वातावरण कैसा मिला। ये सारी चीज़ें जो है, तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, इंटरनल फैक्टर्स में और एक्सटर्नल फैक्टर्स में, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हेल्प मी टू give more and more content to you. Thanks for watching.